हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी आज से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करेंगे और नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी को हर एक अल्टरनेट डेज पे जो है एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग चीजें खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड। सबसे पहले तो ये चीजें हम जानते हैं कि चैप्टर थर्ड क्यों स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अभी आप लोगों का PT1 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसे केस में जो है जो फर्स्ट चैप्टर रहे होंगे आपकी बुक के, बुक नहीं आई थी लेकिन सिलेबस डिसाइडेड था, तो मे भी हो सकता है कि जो पहला पहला चैप्टर रहा हो सारे सब्जेक्ट्स का इस SST की बुक का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का, मे भी हो सकता है आपके टीचर्स आपकी क्लास में पढ़ा दिए हों। लेकिन अभी क्या है कि जो सेकंड चैप्टर है सारे सब्जेक्ट्स का, वो नहीं पढ़ाए गए हैं। तो इस केस में जो है सभी सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर पढ़ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो है जो पहले पहले चैप्टर हैं उनको भी कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले सेकंड चैप्टर जो है सारे सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, इकोनॉमिक का सेकंड चैप्टर, सबसे पहले हम लोग यही कवर करेंगे। और इसके साथ ये भी देखते हैं आपका एग्जाम जो है वो 40 या 45 डेज में जो है मे बी जो है आपका एग्जाम हाफ ईयरली का लग जाए। तो ऐसे केस में आइए समझते हैं कि इस बुक में थर्ड चैप्टर में जो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट है, इस बुक में इस चैप्टर में आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बुक को सबसे पहले तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि इस बुक में एक्चुअल में डेफिनेशन जो है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, what do you see when you look up in the sky? You might see the floating cloud, the sunshine, and feel a breeze as well. All of these are a result of a blanket of air surrounding the earth called atmosphere. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ को एयर ने चारों तरफ से क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, सराउंड कर रखा है, घेर रखा है। और इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। राइट, ये हमारा अर्थ हो गया। इस अर्थ को चारों तरफ से एयर ने क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है, कवर कर रखा है। इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब दूसरी चीज ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें हैं हमारी, जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। रीजन क्या है, अर्थ की ग्रेविटी। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है एटमॉस्फेयर में अगर है, वो अर्थ सरफेस की तरफ क्यों आता है, क्यों गिरता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स ऑफ अर्थ। राइट। तो दूसरा चीज हमें ये जानना था, पहला चीज हमें ये जानना था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है। तो एटमॉस्फेयर में हम लोग ये देखें कि अर्थ के चारों तरफ जो है एयर ने क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है, ब्लैंकेट की तरह उसको कवर कर रखा है। उसी सारे पार्ट को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। दूसरा, एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें हैं वो अर्थ की तरफ इसलिए गिर रही होती हैं, अर्थ की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रही होती हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑफ अर्थ। क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में है क्या। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा, वो उसमें काफी सारी गैसेज हैं, काफी सारी गैसेज का मिक्सचर है इन वेरियस प्रपोर्शंस। राइट। तो अलग अलग प्रपोर्शन में जो है हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफी सारी गैसेस पाई जा रही हैं, जो कि अलग अलग प्रपोर्शंस में रखी गई हैं। क्लियर। इसके साथ ये देखते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है, द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का हमारा आप देखो इम्प्लीकेशन दिया गया है, बेनिफिट क्या है। Atmosphere shields us from the harmful radiation coming from the sun, including ultraviolet radiation. जो सन से हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, जो अर्थ की तरफ आती हैं, वो डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे नहीं आती हैं। उनको सबसे पहले तो जो एटमॉस्फेयर है उससे पास आउट होकर के निकलना पड़ता है। अब ऐसे में जो ओजोन लेयर है, आप लोगों ने सुना होगा, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, उससे उसके थ्रू फिल्टर होकर के जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो है अर्थ सरफेस पे आती हैं। तो इस केस में देखा जाता है जो हीट ऑफ इंटेंसिटी होती है अल्ट्रावायलेट रेज की, वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ एटमॉस्फेयर का बेनिफिट बताया जा रहा है कि एटमॉस्फेयर हमें कवर करता है, हमें सील्ड रखता है, प्रोटेक्ट करता है। जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं जो सन से निकल करके अर्थ पे आती हैं, वो डायरेक्ट अर्थ पर में नहीं आती हैं, वो फिल्टर होकर के एटमॉस्फेयर के थ्रू फिल्टर होकर के अर्थ सरफेस पे आती हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद देखते हैं कि द एटमॉस्फेयर इज अ की कंपोनेंट ऑफ द अर्थ वेदर। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का कि जितनी भी एक्टिविटी हो गई
वेदर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, वो सारी एक्टिविटी हमारी कहाँ पे हो रही होती हैं? वो सारी एक्टिविटी हमारी एटमॉस्फेयर में हो रही होती हैं। क्लियर है? तो इस चीज को एक बारी फिर से देखते हैं कि इस पैराग्राफ में हमें सिंपल सा ये समझाने की कोशिश किया गया है। इस पैराग्राफ में हमें ये बताने की कोशिश किया गया है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर जो है हमारा, जैसे अर्थ है, इस अर्थ को चारों तरफ से एयर ने क्या कर रखा है? सराउंड कर रखा है, राइट? ये सारा एयर है। तो इसी पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। क्लियर? अब दूसरा चीज हमें ये जानना था कि इस अर्थ सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका एक मास है, वो अर्थ सरफेस की तरफ अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि जो है अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो एटमॉस्फेयर में ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है? इसके साथ तीसरा चीज हमें ये जानना था कि जो हमारा एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये काफी सारी गैसेस का मिक्सचर है। क्लियर? तीसरा चौथा चीज हमें ये जानना था कि जो हमारा सन है, सन से निकलने वाली जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस हैं, वो डायरेक्ट अर्थ पे नहीं आती हैं, वो पहले एटमॉस्फेयर से फिल्टर होकर के अर्थ सरफेस पे आती हैं। राइट? तो ऐसे केस में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गया, ये सब चीजें अर्थ सरफेस पे डायरेक्टली नहीं आ पाती हैं। पांचवा चीज जो इस पैराग्राफ में बताया गया है वो ये बताया गया है कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर में जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जैसे रेनफॉल हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, या वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीजें, जो कंपोनेंट जो भी हैपनिंग हो रही है, वो हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो रही होती हैं। राइट? तो ये सारी चीजें, ये 4 से 5 चीजें इस पैराग्राफ में आपको समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ये बताए जाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। कंपोजिशन से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सपोज ये हमारा अर्थ है और ये इसका एटमॉस्फेयर है, राइट? इसमें क्या इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि इसमें सबसे पहले बहुत सारी गैसेस पाई जा रही हैं, जैसा कि पहली लाइन में भी क्लियर कर दिया है कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो काफी सारी गैसेस से बना हुआ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस हैं वो कौन सी हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, राइट? इसके बाद भी अदर इंपॉर्टेंट, अच्छा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि क्या करती हैं? जो प्राइमरी गैसेस हैं और ये लाइफ, जो अर्थ सरफेस पे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही हैं उनको सपोर्ट भी करती हैं, राइट? ऑक्सीजन, जैसा आप लोग जानते होंगे कि ह्यूमन जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन को इनहेल करता है, राइट? तो ऑक्सीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती है। नाइट्रोजन जो है काफी सारे फूड प्रिजर्वेशन या काफी सारी ह्यूमन एक्टिविटी में काम आती हैं। इसके बाद ये देखा जाता है जो अदर इंपॉर्टेंट गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, ओजोन एंड हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में हमारी पाई जा रही हैं। तो एटमॉस्फेयर अगर पूछा जाए क्या है, तो एटमॉस्फेयर हमारा कंपोजिशन ऑफ गैसेस है, पहला पॉइंट। क्लियर है? इस पहले पॉइंट को समझना जरूरी है। सेकंड पॉइंट ये देखते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस के अलावा वाटर वेपर और काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, राइट? ये जो वाटर वेपर और छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इन्हीं की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है और प्रेसिपिटेशन भी इन्हीं की वजह से होता है। तो सबसे पहले देखें कंपोजिशन में कि गैसेस पाई जाती हैं और दूसरा वाटर वेपर पाया जाता है, राइट? इसी वाटर वेपर की वजह से जो है अर्थ सरफेस पे क्या होता है? बारिश होती है। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सी गैसेस हैं कि जो अर्थ सरफेस पे सबसे इंपॉर्टेंट पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम के थ्रू आपको बताए जाने की कोशिश की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट गैस, सबसे ज्यादा परसेंटाइल जो शेयर करता है एटमॉस्फेयर में, वो है नाइट्रोजन। टोटल गैस का 78% क्या है? नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। इसके बाद देखा जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो 0.04% है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे हो गए, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, राइट, और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, और ऑक्सीजन को। अच्छा, ऑर्गन आर्गन जो है वो 0.93% है, और जो अदर गैसेज हैं वो 0.03% है। तो ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है आपको, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या बताया गया है, इस चीज को समझते हैं। द एटमॉस्फेयर हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। These layers are defined on the basis of changes in the temperature and density with increasing altitude. The density of air is highest near the Earth's surface and decreases with the altitude. The major layer extending from the Earth's surface to the outer surface are illustrated below. तो यहाँ पे थोड़ा समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे ये समझाया गया है कि सपोज, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, सपोज लेट्स से ये हमारा अर्थ सरफेस है, और ये अर्थ सरफेस से ऊपर जितना हम जाएंगे, तो ये ऊपर जाने में जैसे अल्टीट्यूड, इसी को बोलते हैं कि अर्थ सरफेस से जितना भी हाइट होगी, जितना भी ऊंचाई पर हम जाएंगे, उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे होते हैं, वैसे वैसे क्या देखते हैं, वैसे वैसे देखते हैं कि एल्टीट्यूड में चेंजेज आते रहते हैं, राइट। अल्टीट्यूड में चेंजेस आता रहता है, इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है और एयर डेंसिटी है, उसमें भी चेंजेस आता रहता है। तो उन्हीं चेंजेस के बेसिस पर जो है, हम लोगों ने अर्थ स्ट्रक्चर को 4 से 5 लेयर में डिवाइड कर रखा है, राइट। उन लेयर के फीचर्स को हम लोग समझते हैं कि पहला लेयर जो है उसका क्या फीचर है, सेकंड लेयर जो है उसका क्या फीचर है, थर्ड उसका क्या फीचर, फोर्थ उसका क्या फीचर है, राइट। तो ऐसे में सबसे पहला जो लेयर आता है वो होता है, उसको आप लोग उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। देखते हैं ट्रोपोस्फेयर का फीचर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना इस टॉपिक को लेकर के भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विद एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 12 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, सबसे पहले ये जो थ्योरी लिखी हुई है इसको समझते हैं, फिर रिवीजन के पर्सपेक्टिव से जो ग्राफ है, जो यहाँ पे ग्राफ दे रखे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिवीजन के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा। तो सबसे पहले थ्योरी देखते हैं, फिर इसका रिवीजन पार्ट देखते हैं। तो जो ट्रोपोस्फेयर है हमारा, वो सबसे पहला चीज हमें ट्रोपोस्फेयर में ये मिला कि जो एवरेज हाइट है ट्रोपोस्फेयर की, वो कितनी है, 12 किलोमीटर। ये हमारा अर्थ सरफेस से ऊपर 12 किलोमीटर तक जो एरिया आएगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर का एरिया होगा अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ, राइट, वो ट्रोपोस्फेयर उसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर। दूसरा चीज देखते हैं, इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। दूसरा फीचर, दूसरा फिनोमिना क्या है इस स्पेयर का, कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो लिखा हुआ है, इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, एल्टीट्यूड जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होगा, वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा फीचर है इस स्पेयर का। तीसरा फीचर देखते हैं, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर along with most of the water vapor and clouds. Nearly all the weather phenomena such as rainfall, fog, hail occurs in this layer. The troposphere is separated from the stratosphere by a transition zone known as a tropopause. तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बताया गया, कि जितनी भी वेदर फिनोमिना रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, चाहे वो आपका रेनफॉल हो गया, या फॉग हो गया, या हेल हो गया। हेल आप लोग, फॉग आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा होगा कि जो अर्थ सरफेस पे थोड़ी सी ऊंचाई पर ही जो फॉग
बनते हैं ठंडी के टाइम पे, फॉग होते हैं, रेनफॉल देखा ही होगा बूंदों के फॉर्म में, आजकल रेनफॉल काफी ज्यादा हो रही है, मानसून चल रहा है। हेल्स वो होते हैं जो बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में ओले जो पड़ते हैं कभी कभी ठंडी के टाइम पे भी पड़ते हैं, जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती है, बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में, उसको हेल्स बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो जो भी वेदर रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, वो सारा हमारा ट्रोपोपॉज में पाई जाती है। चौथा फीचर भी हम लोग देखे थे, चौथा फीचर हम लोग ये देखे थे कि जो ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं वो कहाँ पाई जाती है, सॉरी, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं वो हमारा O2 गैस जो है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, इसी लेयर में ही पाया जाता है, राइट। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे तो चारों फीचर इस ट्रोपोस्फेयर का काफी इंपॉर्टेंट है। अब जब ट्रोपोस्फेयर से देखो, अब जब ट्रोपोस्फेयर से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ का जो लेयर होगा, फिर दूसरे लेयर में एंटर करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर। अब जब दूसरे लेयर में एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन जोन आएगा, इस ट्रांजिशन जोन को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपाउस, राइट। जैसे ये देखो, ये बना हुआ है ट्रांजिशन जोन, इसको बोलते हैं ट्रोपोपाउस। है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ट्रोपोस्फियर, इस ट्रोपोस्फियर की चार पार्ट, सबसे चार फीचर। सबसे पहला फीचर ये कि ये जो है 12 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है, जस्ट। सेकंड, टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। थर्ड, रेनफॉल, फॉग, हेल्स, जितनी भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना है वो सारा हमारा ट्रोपोस्फियर में होगा। चौथा फीचर ये कि जो ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं वो कहाँ पे पाई जाती है, वो ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती है। तो इतना चीज क्लियर है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पेयर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। इसका भी चार फीचर हम लोग देखेंगे, वन बाय वन काउंट करेंगे। पहला फीचर देखते हैं, अबव द ट्रोपोस्फेयर लाई द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंडिंग अप टू 50 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है वो कितने किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, 50 किलोमीटर तक। क्लियर। दूसरा फीचर देखेंगे, दिस लेयर इज आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स बिकॉज इट इज फ्री ऑफ क्लाउड एंड अदर वेदर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्ट्रेटोस्फेयर की है वो ये जानना है कि यहाँ पे जो एरोप्लेन्स होती हैं वो फ्लाई करती हैं, राइट। क्यों फ्लाई करती हैं, रीजन दिया गया है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी क्लाउड और वेदर रिलेटेड डिस्टर्बेंस नहीं होती है। इसीलिए जो है, जो हमारी एरोप्लेन्स फ्लाई करती है, जो फ्लाइट्स हमारी फ्लाई करती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करती है। क्लियर। तीसरा चीज देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, a notable feature of the stratosphere is that it contain a layer of ozone gas। मतलब यहाँ पे इस लेयर में हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है ओजोन गैस का। which shield us from filtering the sun's harmful radiation including ultraviolet radiation। देखो ये जानना बहुत जरूरी था, जो ओजोन गैस है हमारा, जो ओजोन गैस को कभी कभी ओजोन लेयर भी बोलते हैं, ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन गैस पाई जाएगी, इसका बेनिफिट ये है कि जो सन से हमारी अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ सरफेस पे आ रही होती हैं वो फिल्टर होकर के अर्थ सरफेस पे आती हैं, राइट। यही रीजन है कि जो हीट ऑफ इंटेंसिटी होती है अर्थ अल्ट्रावायलेट रेज की, वो अर्थ सरफेस से काफी कम रहती है, राइट। तो ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जो कि बेनिफिट करता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे आने से रोकता है, उनको फिल्टर करके जो है अर्थ सरफेस पे भेजता है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका। इसके बाद वही सेम चीज कि स्ट्रेटोस्फेयर से जैसे हम दूसरे लेयर में एंटर करेंगे मेसोस्फेयर में, उसमें हमारा जो है ट्रोपोपाउस पाया जाता है। जैसे कि हम लोग देखे थे अभी, यहाँ पे देखे थे कि ये ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में आने ट्रोपोपाउस, फिर स्ट्रेटोस्फेयर से हम मेसोस्फेयर में जाएंगे तो स्ट्रेटोपाउस ट्रांजिशन जोन पाया जाता है, राइट। क्लियर। तो तीसरा स्फेयर हम लोग देखते हैं और इसका फीचर देख काउंट करते हैं। तो सबसे पहला फीचर देखेंगे, अबव द स्ट्रेटोस्फेयर लाई द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर नोन एज मेसोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर।
ये कितने किलोमीटर तक पाया गया? ये 80 किलोमीटर तक पाया जाता है सेकंड। इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। इस लेयर में सबसे अच्छा, सॉरी, एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी था। चौथा फीचर भी सॉरी, चौथा फीचर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर का नोट डाउन कर लो यहाँ पे, कि जो हमारा टेम्परेचर होगा, इसमें दिया नहीं है, पैराग्राफ ग्राफ में दिया गया है, टेम्परेचर जो होगा हमारा वो इंक्रीज होगा एल्टीट्यूड के साथ। मतलब हाइट, जैसे जैसे से हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा स्ट्रेटोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में क्या था? हाइट इंक्रीज हो रही थी, एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा था, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। बट स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, राइट? एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। चार फीचर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर का क्लियर है। फिर मेसोस्फेयर का देखते हैं। मेसोस्फेयर का पहला पार्ट है 80 किलोमीटर तक हमारा ये मेसोस्फेयर पहुंच जाता है। फिर ये देखते हैं कि जो इस लेयर में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। सिर्फ दो ही लेयर ऐसी होगी, ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर, जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज करेगी अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे दो लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में और मेसोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, राइट? बाकी सारे लेयर में टेम्परेचर हाइट के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा। क्लियर? तीसरा चीज देखते हैं फीचर का, जो मोस्ट मेट्रोइड्स एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस बर्न अप इन द मेसोस्फेयर। बहुत सारे जो मेट्रोइड्स होते हैं, मेट्रोइड जो रॉक्स, जो ये बर्निंग रॉक्स होते हैं एक्चुअल में, जो स्टार्स हो गए या बड़े जो प्लैनेट्स हो गए, उनसे टूटा हुआ छोटा सा पार्ट होता है ये। और एस्ट्रॉइड वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो ये बर्निंग रॉक्स होते हैं। वो मेसोस्फीयर में, वो स्पेस से डायरेक्ट कहाँ पे एंटर करते हैं? मेसोस्फीयर में। और यहाँ पे आके वो बर्न होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं जिनकी वजह से वो जलने लगते हैं, राइट? तो तीन फीचर हमारा मेसोस्फीयर का, सबसे पहला 80 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है, दूसरा टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता है, थर्ड हमारा जो है मेट्रोइड्स जो है यहाँ पे स्पेस से मेसोस्फीयर में मेट्रोइड्स हमारे एंटर, राइट? तो ये तीन फीचर इसके हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्फीयर आता है वो होता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में इंपॉर्टेंट चीज है जानना। देख, इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर, इन द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। सबसे पहले यहाँ पे ये बता दिया कि जो हमारा टेम्परेचर है वो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट। एज द गैस मॉलिक्यूल इन दिस लेयर एब्जॉर्ब द एक्सरे एंड शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम ऑफ द सन। देखो, यहाँ पे ये बताया गया है कि सन की जो हमारी सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है और एक्स रेज जो है वो भी इस स्पेयर में, थर्मोस्फेयर में एब्जॉर्ब, थर्मोस्फेयर में एब्जॉर्ब, राइट? जिसकी वजह से जो एक्सरे वगैरह हो गया या अल्ट्रावायलेट रेज हो गया वो डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे नहीं आती हैं। तो यहाँ पे एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो अब्जॉर्ब कर ली जाती है, राइट? नेक्स्ट फीचर है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट फीचर है हमारा, द थर्मोस्फेयर एक्सटेंड अप टू 80 टू 700 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये देखा जाता है 80 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक जो है वो थर्मोस्फेयर हमारा पाया जाता है। 80 किलोमीटर तक कौन सा स्फीयर है? मेजो। फिर 80 किलोमीटर 700 किलोमीटर तक क्या है? थर्मोस्फेयर। चौथा चौथा पॉइंट देखते हैं इस स्फीयर का। It also helps with radio transmission by reflecting radio waves transmitted from the earth back towards it, right? यहाँ पे ये बताया गया है आपका कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जान लेते हैं कि जो जो हमारा थर्मोस्फेयर है, इस स्फेयर में जितने भी क्या जो हमारी पोलर व्हीकल होते हैं, जो हमारी सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं, वो सारी सैटेलाइट्स हमारा इसी लेयर में रखी जाती हैं। मतलब यहाँ से अर्थ सरफेस से भेजी जाती हैं, वो थर्मोस्फेयर में ही भेजी जाती हैं। जनरली देखा जाता है 400 किलोमीटर ऊपर या 500 किलोमीटर
की रेंज में जो है वो जो हमारी अर्थ से रिलेटेड जो लाइक देखते होगे जो कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं, वो सारी चीजें, वो सारी सैटेलाइट हमारी थर्मोस्फेयर में ही भेजी जाती हैं। तो नीचे जो हम लोग ये गेज कर पाते हैं, जो कम्युनिकेशन चैनल अपना ट्रैक कर पाते हैं, वो इन्हीं सैटेलाइट से ही ट्रैक कर पाते हैं, और ये सारी सैटेलाइट हमारी थर्मोस्फेयर में ही भेजी जाती हैं, राइट। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह हो गई वो और भी ज्यादा ऊपर भेजी जाती हैं, बट लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट जाती हैं वो थर्मोस्फेयर में ही भेजी जाती हैं, राइट। इन्हीं सैटेलाइट के थ्रू रेडियो वेव्स जो है वो ट्रांसमिट होती हैं अर्थ पे, जिसकी वजह से जो है जो कम्युनिकेशन का चैनल हो गया वो पॉसिबल हो पाता है। जैसे आप फोन से बात कर रहे होते हो, या जो है डिश टीवी एंटीना ये सब चेंज कर रहे होते, वो सब इसी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है हमारा इस स्पेयर का, वो ये है कि यहाँ पे जो आप लोगों ने लाइट्स देखा होगा, नॉर्दर्न एंड सदर्न ऑरोरा, जिसको आप नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स बोलते हो, उसको बोला जाता है ऑरोराज। ये क्या होती है? ये ग्रीन और डार्क लाइक ब्राइट वायलेट कलर की जो है लाइट्स होती हैं, पिंक कलर की भी लाइट्स होती है, कभी कभी दिखती है। ये नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल पे दिखाई पड़ती हैं, राइट। ये अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो है दिखाई पड़ती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का ही पार्ट होता है आयनोस्फेयर। एडिशनली द नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स, मतलब जो नॉर्दर्न एंड सदर्न की ऑरोरा लाइट्स है वो थर्मोस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। तो चौथा फीचर हमारा हो गया, जो ऑरोराज लाइट होती हैं, जो ग्रीन और लाइट पिंक या वायलेट कलर की होती हैं, वो हमारा कहाँ पे पाई जाती हैं? वो थर्मोस्फेयर में पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। चार फीचर इसके बारे में दिया गया है, वही सेम चीज दिया गया है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, नॉर्मल चीज है, आप पढ़ सकते हो, कोई खास चीज नहीं है इसमें, राइट। वो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के थ्रू जो है ये लाइट्स हमारी नॉर्दर्न पोल पे या सदर्न पोल पे पाई जाती हैं। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। फिर जो हमारा लास्ट स्पेयर आता है वो होता है हमारा एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर की जो फीचर्स होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला चीज, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर। सेकेंड, इस लेयर में जो सॉरी देखते हैं, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एक्सोस्फेयर, कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी थिन एयर। मतलब जो एयर यहाँ पे होती है वो काफी ज्यादा थिन रहती है, राइट, थिन एयर। थर्ड चीज देखते हैं, लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम दिस लेयर ड्यू टू वीक ग्रेविटी। एक्सोस्फेयर में ग्रेविटी काफी कम रहती है अर्थ की, जिसकी वजह से इस स्पेयर में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं ज्यादा? हीलियम और हाइड्रोजन। और इनकी वजह से ये हीलियम और हाइड्रोजन इस स्पेयर से स्पेस में भी एंटर कर जाती हैं। वो एक्सोस्फेयर से हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है। ऑल ऑफ दीज लेयर प्ले अ विटाल रोल इन दी अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रोसेस एंड आल्सो अफेक्ट इट्स वेदर एंड क्लाइमेट। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं हमारा ये जो 5 लेयर है वो कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेदर एंड क्लाइमेट। इस पर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।